हेलो, मेरा नाम जयेश है और मैं आपका कूल स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे क्लास 6 का 7th चैप्टर इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्यन काल में भारत कैसा था और इसमें हम दो चीजें देखेंगे। पहली जो चीज हम देखेंगे वो हम ये जो एम्परर अलेक्जेंडर है इसके बारे में देखेंगे। कैसे इसका जो ड्रीम था पूरे वर्ल्ड को जीतने का और कहाँ ये भारत में आके रुक गया। फिर हम आगे देखेंगे कि मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को आपने जाना होगा, तो हम इसकी भी स्टोरी देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गो बैक, उनको देखिए, रिवाइज कीजिए क्योंकि हम उनका रेफरेंस लेंगे और आपको समझने में मजा आएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें इनकरेजमेंट मिलता है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट इज़ कूल सेंचुरी था। उसमें एक किंग था साइरस, इसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर था वो खड़ा किया था ईरान में। और वो एम्पायर था कहाँ से कहाँ तक था, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके रोम और अफ्रीका में इजिप्ट तक था। और फिर 518 बिफोर क्राइस्ट ईरा एक एम्पायर आया दारियुश, उसने इस रीजन को कॉन्क्यूर किया और उसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पंजाब वाला पार्ट है उसको भी ऐड किया। तो इसने क्या किया दारियुश ने, इसने अपने आर्मी में पंजाब से लोगों को रिक्रूट किया। तो इससे क्या हुआ, इंडिया और ईरान में पॉलिटिकल रिलेशंस बने। और इसके वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेड है वो भी ईरान के साइड में होने लगा। आर्ट में भी हमारे रिलेशन बढ़े आगे जाके। और इस जो ये जो दारियुश है, इसने ये जो दारिक है ऐसे करके एक यूनिफॉर्म करेंसी लाई और इससे ट्रेड करना क्या हुआ, ये इजी हो गया। और इसने कैपिटल सिटी भी बनाया, उसका नाम था परसेपोलिस, और जो ईरान में है। फिर हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर ये एक महान एम्परर था जिसकी स्टोरी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये जो अलेक्जेंडर था इसका एक सपना था। इसका सपना क्या था, ये जो हमारा वर्ल्ड है इसको पूरा जीतना था। सो ही उसने क्या किया, उसने ग्रीस से चालू किया। ग्रीस से चालू करते करते इजिप्ट ईरान वीरान जीतते हुए वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे आ गया और उसने 326 फ्रंटियर पे अपना धावा बोल दिया। फिर उसने सिंधु क्रॉस की और वो तक्षशिला तक आ गया। लेकिन तुम्हें पता है, जैसे इंडियन लोग बहुत रेजिस्ट भी करते हैं, कोई बाहर से आता है तो उसको रेजिस्ट भी किया है हमेशा हमेशा की तरह, वैसे ही इंडियन किंग्स ने इस बार भी रेजिस्ट किया इसको। लेकिन क्योंकि इसमें आर्मी डिसिप्लिन थी और इसके पास आर्मी बहुत क्वांटिटी में भी थी, इसलिए इन्होंने उनको डिफीट करते हुए उसने पंजाब जीत लिया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वेस्टर्न जो था, जो वेस्टर्न पार्ट से ये आया था ग्रीस वाले पार्ट से, वो वाला एरिया एनवायरनमेंट में डिफरेंट था और अपना वाला एरिया एनवायरनमेंट में डिफरेंट था। तो इसके लिए इसके आर्मी को, मतलब इन्होंने ग्रीस से चालू किया और ये जीतते जीतते यहाँ तक आ गए, तो इनको बहुत हार्डशिप हुई। तो इसलिए अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिबेल कर दिया। और उसने फिर क्या किया, सिंस उसके सोल्जर्स ने रिबेल किया तो उसने क्या किया कि उसकी कॉन्कर्ड टेरिटरीज पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए और वो वापस मुड़ गया। तो उस एडमिनिस्ट्रेटर्स को सत्रपास कहा जाता है। और while he was in return journey he died in Babylon. So Babylon is now in Iran. तो जब वो वापस जा रहा था तब बेबीलोन में उसकी मौत हो गई और जो बेबीलोन है वो ईरान में है। तो जैसे ये वेस्टर्न साइड से आया, मतलब ग्रीस साइड से आया, तो जब कोई भी यहाँ पे इन्वेजन होता है तो हमारे जो होता है कि जो संबंध है वो बढ़ जाते हैं। तो अलेक्जेंडर के कैंपेन की वजह से क्या हुआ कि ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड बढ़ गया। जो ट्रेड था वो बढ़ गया क्योंकि
वो एक साथ उसने जब इन्वेजन किया तब वो अकेला नहीं था, उसके साथ में हिस्टोरियंस थे, उसके साथ में आर्टिस्ट थे, उसके साथ में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोग उन राजाओं के साथ में आते थे, वो भी साथ में चलते थे। जैसे जैसे किंग या एम्परर कॉन्कर करते जाता था, उसके हिसाब से हमारा ट्रेड भी बढ़ते गया, व्यापारी भी लोग थे उसके साथ में, और हमारा कांटेक्ट भी आया। फिर जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लिखा था वो हमारे जो नॉलेज लिखा था वो हमारे यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो उसके वजह से हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में पता चलने लगा हिस्टोरिकल राइटिंग में से। फिर ग्रीक ग्रीक स्कल्पचर जो था उसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन आर्ट पे हुआ। इंडियन आर्ट पे मतलब सारी आर्ट्स पे, पेंटिंग्स पे हुआ, इंडियन स्कल्पचर पे हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे। तो उससे जो इमर्जेंस हुआ, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का इमर्जेंस हुआ। ये स्पेशल काइंड ऑफ आर्टिस्टिक एक वो है जिसमें पेंटिंग्स या फिर स्कल्पचर बनाए जाते हैं। सो और इन ग्रीक किंग्स का या फिर एम्परर्स का एक स्पेशल खासियत थी, सॉरी, स्पेशल खासियत सेम ही हो गया। एक खासियत थी कि ये लोग क्या करते थे, उनका जब कॉइन बनाते थे तो उस कॉइन पे एक साइड पे राजा का नाम और दूसरी साइड पे ग्रीक गॉड, ऐसे ये अपना जो कॉइन था उसको मिंट करते, उसको बनाते थे। तो ये भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी अलेक्जेंडर ने लाया। फिर मेगस्थेनस सेकुलस निक्टेटर्स एम्बेसडर स्टेड बैक एट चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। मैं आपको ये बताना भूल गया कि सेकुलस निक्टेटर जो था वो इस अलेक्जेंडर के मौत के बाद में इसने चार्ज संभाल लिया था, ये एम्परर बन गया था। और इसका जो एम्बेसडर था, एम्बेसडर मतलब राजदूत होता है, राजदूत होता है। तो ये इसका राजदूत जो था मेगस्थनस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भी रुका था। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका। इस बुक में उसने उसने क्या किया है कि मौर्य पीरियड का इंडिया कैसा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। फिर अब हम देखेंगे कि मौर्य एम्पायर कैसे था। तो हमको ये पता है कि मगध का जो लास्ट एम्परर या किंग था वो धनानंदा था। और ये धनानंदा था, ये इसका जो कंडक्ट था वो अच्छा नहीं था। तो इसके कंडक्ट को लोग जो थे वो परेशान हो गए थे। तो ऐसे टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका जो रूल है उसको उसको चैलेंज किया और अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा किया, मौर्य एम्पायर। तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती जीता, सौराष्ट्र का पार्ट जीता और अपनी बाउंड्रीज जो थी एम्पायर की उसको बढ़ाई। फिर जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई तो जो मैंने कहा था कि सैट्रेपास अपॉइंट किए थे उसने, उसमें से उनके अंदर बीच में स्ट्रगल चालू हुआ कि कौन इसका एम्पायरशिप लेगा। तो उसमें जो सेक्युलस निकेटर था वो उसने मतलब वो सुप्रीम बना, तो उसने उसकी जो जो राजगद्दी थी वो ले ली। देन उसने क्या किया, उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया और पंजाब को इन्वेड किया, उस पर अटैक किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका सक्सेसफुल रेजिस्ट भी किया, इसको रेजिस्ट किया कि भाई तुम क्यों हमारे एरिया में आ रहा है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। इसके एग्रेशन को रेजिस्ट किया, उसको डिफीट किया उसमें। और नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है काबुल, कंदहार, हेरात मौर्य एम्पायर में ऐड किया। तो मतलब मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा हो गया, वास्ट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई उसके बाद में उनका सन आया बिंदुसारा। बिंदुसारा के डेथ के बाद में अशोका, ये बहुत नोटेबल एम्परर है मौर्य एम्पायर का, वो राजगद्दी पे आया। सो अशोका वॉज गवर्नर ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला का गवर्नर था अशोका। और उसने क्या किया था अशोका ने, जब वो उज्जैन में गवर्नर था तब एक रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट को उसने क्रश किया। वहां से अशोका जो है वो आगे आगे बढ़ने लगा। तो फिर वो एज ए एम्परर अशोका ने स्टेट कलिंगा के अगेंस्ट बहुत बड़ा वॉर किया। उसकी स्टोरी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके एम्परर अशोका का
जो अपना एम्पायर था वो कितना बड़ा था, तो वो अफगानिस्तान से लेकर नेपाल तक, और फिर नॉर्थ टू साउथ में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, और साउथ ये जो ईस्ट से लेकर वेस्ट में बंगाल से लेके सौराष्ट्र तक था। फिर जब कलिंग का वॉर हुआ तब बहुत बड़ा ब्लडशेड हुआ। ब्लडशेड मतलब बहुत खून बहा। खून क्यों बहा? क्योंकि लड़ाई हुई तो लोग मरे तो खून बहा। अब इसके वजह से ये जो ये मतलब इतनी सारी लड़ाई या फिर इसका ट्रॉमा जब किंग अशोक सॉरी एम्परर अशोका पे हुआ, तो उसको बिलीव हुआ, उसको ये रियलाइज हुआ कि ये ब्लडशेड कुछ काम की चीज नहीं है। इससे उसको पता चला कि truth, non-violence, compassion, forgiveness are the important values. That is, they were the important values. They are important values and they were important values. वो important values थी और वो अभी भी important है। इसके लिए इसने क्या किया कि इस वैल्यूज को प्रीच करने के लिए, इन वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए, सत्य को बढ़ावा देने के लिए, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, फिर करुणा को बढ़ावा देने के लिए और माफी को बढ़ावा देने के लिए उसने पिलर एडिक्ट्स किए। ये पिलर एडिक्ट्स आपको बहुत जगह मिलेंगे, और स्टोन इंस्क्रिप्शन भी किए। और इनका जो लिपि था ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, और ये एक स्पेशल काइंड का स्क्रिप्ट होता है। और इस पे बहुत जगह किंग अशोका को सॉरी एम्परर अशोका को देवाना प्रियो पियादासी ऐसे ऐसे संघोष ऐसे बोला गया है। तो दैट मीन्स बिलोव्ड ऑफ द गॉड, ही हु लुक्स विथ अफेक्शन। मतलब जो बहुत अफेक्शन से देखता है ऐसा आदमी या फिर ऐसा पर्सन। सो एंड एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो बोलता है कि आफ्टर 8 years ऑफ he ascended the throne, he made the conquest of Kalinga and had change of heart on seeing a devastation it caused. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब उसने 8 साल के बाद में कलिंगा के साथ युद्ध किया और उसको रियलाइज हुआ कि ये ब्लडशेड से कुछ अचीव नहीं होगा, तो उसने क्या किया, वो बहुत अच्छा आदमी बन गया। Then he put strict restriction on hunting bats, monkeys, rhinoceros and setting fire to forest. तो इसका मतलब है कि ये एनवायरमेंटलिस्ट भी बन गया आज के हिसाब से, ठीक है, एनिमल लवर बन गया। और इसने क्या किया, किंग अशोका ने एम्ब्रेस बुद्धिज्म। इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। और जो थर्ड रिलीजियस काउंसिल है बुद्धिज्म पे, वो पाटलिपुत्रा पे इनके टाइम पे हुआ। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि फर्स्ट और सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कब, कहा और कौन से किंग के टाइम पे हुआ था। ये जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आप कैसे बता सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए या फिर बुक्स में जाके पढ़िए, लेकिन प्लीज एक बार आप मेरे को कमेंट में वो बता दो। देन अशोका जो था उसने क्या किया कि ये जो बुद्धिज्म है उसको, बुद्धिज्म की वैल्यूज बहुत पसंद आई, तो उसको बढ़ाने के लिए अपना सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और बौद्ध भिक्खुस को भी वेस्टर्न साइड में भेजा कि वो लोग बुद्धिज्म को आगे बढ़ाए। और इन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा स्तूपास और विहारास भी बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते हैं या फिर ऐसे जो बौद्ध भिक्खुस आते जाते हैं उनके लिए इन्होंने ये विहारास बनाए। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए थे, ये जो स्तूपास और विहारास थे ये आने जाने वाले किसी भी पदचारी के लिए थे। देन पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज कैसी थी, तो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज, अशोका जो एक एम्परर था इसकी एक अलग पहचान है। ये मतलब पीपल्स एम्परर था। सो ही हैड प्रोविजन फॉर फ्री मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोविजन था। किसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए? एनिमल्स के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोविजंस था, और मेन के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोविजंस था। ही बिल्ट मेनी रोड्स, प्लांटेड ट्रीज फॉर शेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड्स। तो उन्होंने क्या किया कि रोड के आजू बाजू में ट्रीज भी लगाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग पैदल चलते थे या फिर बैलगाड़ी पे चलते थे, तो छाव आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आजू बाजू में ट्रीज भी लगाए। और बहुत सारी वेल्स भी बनाई और धर्मशाला भी बनाया। अब वेल क्यों बनाया? क्योंकि पानी चाहिए,
पानी इजीली मिलना चाहिए, इसलिए बहुत सारी वेल बनाई। और धर्मशाला क्यों बना, मैंने बोला कि लोग आते जाते रहते थे, या फिर जब जाते थे तो लोगों अपनी जैसी गाड़ियां तो नहीं थी, एयरप्लेन्स तो नहीं थे, इसलिए उनका जो ट्रैवल टाइम था वो बहुत ज़्यादा था। उनको आज बीच में रहना पड़ता था। उस टाइम पे होटल शायद नहीं हुआ करते थे, और उसके लिए उन्होंने धर्मशालास बनाई। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्य पीरियड में, सॉरी, तो पाटलिपुत्र था वो मौर्य एम्पायर का कैपिटल था। और मौर्य एम्पायर 4 डिवीजन में डिवाइडेड था। ईस्टर्न रीजन तो था वो तोशली में था, जो कि आज का ओडिशा है। वेस्टर्न रीजन आज की उज्जैनी, जो कि मध्य प्रदेश में है। देन सदर्न रीजन तो था वो सुवर्णगिरी, जो कि कनकगिरी आज की कर्नाटका में है। और नॉर्दर्न रीजन था तक्षशिला, जो कि आज के अनफॉर्चुनेटली जो कि आज के पाकिस्तान में है। सो इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था, जो किंग को एडवाइस करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। देन एक एफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस थी। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इंडिया के इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है, आप जरूर कमेंट में बताएंगे। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप किसी अपने सीनियर से या फिर किसी अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था, ट्रेड फ्लरिश किया। देन बहुत ऑक्यूपेशन लाइक कार्विंग एंड एनग्रेविंग एंड आइवरी। आइवरी क्या होता है, आइवरी के हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं उन पे जो काम होता है उसको क्रेविंग एंड एनग्रेविंग ऑन आइवरी कहा जाता है। देन वीविंग एंड डाइंग क्लोथ एंड मेटल वर्क भी उस टाइम पे हुआ करता था। शिप बिल्डिंग भी हुआ करती थी। फिर मेटल से बहुत सारे आर्टिकल बनाए जाते थे। अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे और फंक्शंस भी होते थे जहाँ पे विलेजेस और टाउन्स में। देन डांस, म्यूजिक, कंसर्ट भी उस टाइम पे हुआ करती थी। रेसलिंग और चैरियट रेस। रेसलिंग मतलब मल्ल युद्ध, और चैरियट रेस मतलब रथ का जो रेस लगता है वो वाला चीज भी उस टाइम पे हुआ करता था। और फिर हम देखेंगे कि इस मौर्य एम्पायर में आर्ट और लिटरेचर कैसा था। तो आर्ट आर्ट जो था एम्परर अशोका के टाइम पे, रॉक कट स्कल्पचर वाज प्रमोटेड। तो रॉक कट मतलब क्या, एक बहुत बड़ा अगर कोई हिल है या पहाड़ है, उसी में वो लोग सारी जो स्कल्पचर काम था वो करते थे। अब ये आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पे, ये एक कंप्लीट रॉक है, उसी में इन्होंने अपना काम किया हुआ है। देन पिलर्स इरेक्टेड बाय अशोका, एक्सेलेंट स्पेसिमन ऑफ इंडियन स्कल्पचर, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे ही एक पिलर है जिसमें अशोका पिलर, जो मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ, अशोका पिलर जो सारनाथ में है, वहां से हमारा जो अशोक चक्र है वो लिया गया है। एंड वो एक एक्सेलेंट आर्ट का एक नमूना था। एंड ये जो पिलर है इसमें खासियत ऐसे है कि 4 लायंस है, 4 साइड में है, और 3 ही दिखते हैं सामने से, एक इनविजिबल है। और ये जो है ये अपने इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल सील है। अशोक चक्र भी इसी जगह से लिया गया है। ये भी एम्परर अशोका की उस टाइम की आर्ट की एक बहुत ज्यादा बड़ी खासियत थी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हमारे प्रीवियस वीडियोस है वो भी आप जाके देख सकते हैं।